स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बचपन में आपने लूडो खेला होगा जिसमें सांप सीढ़ी का गेम होता है। सांप सीढ़ी के गेम में एक सांप होता है जो 98 या 99 नंबर पर होता है और वहां पर जब आप पहुंचते हो और अगर आपको वो सांप काट लेता है तो आप सबसे नीचे आ जाते हैं। राजनीति भी कुछ ऐसी ही होती है दोस्तों। आजकल जो तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु की राजनीति में जो हलचल दिखाई दे रही है, उसे सिर्फ एक राज्य का विवाद समझने की गलती मत कीजिएगा। यह भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का एक लाइव ट्रेलर है जहां पर अलग अलग प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं साउथ के मेगा स्टार थलपति विजय, जिनकी पार्टी टीवीके अब सिर्फ एक फिल्मी फैन क्लब नहीं रह गई है बल्कि एक राजनीतिक सुनामी बनकर के आई है तमिलनाडु में, और उसने कई स्थापित किलों को हिला कर रख दिया है। दूसरी तरफ है एक पूरा सिस्टम, और जब मैं सिस्टम कह रहा हूं तो इसमें शामिल है डीएमके, AIADMK प्लस गवर्नर ऑफिस। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विजय को राजभवन से दूसरी बार खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। एक्टर विजय अपने समर्थकों के साइन लेकर के गए थे राजभवन। पहली बार राज्यपाल ने उन्हें वापस किया कि आप बहुमत का समर्थन लेकर आइए तब बुलाया जाएगा। वो दोबारा जाते हैं और दोबारा भी उन्हें वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको सरकार बनाने के लिए इन्वाइट नहीं करेंगे, आप बहुमत का पूर्ण समर्थन पत्र लेकर आइए। अब क्या यह केवल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल की चूक है, या फिर चेन्नई के पावर कॉरिडोर्स में कोई नया चेकमेट का प्लान चल रहा है? क्या वाकई जो विजय ने धमकी दी है कि वे अपने सारे 118 विधायकों का इस्तीफा दिलवा देंगे अगर AIADMK और DMK ने गठबंधन करके सरकार बनाई, तो क्या यह सिर्फ एक अफवाह है 118 विधायकों का इस्तीफा, या फिर किसी बड़े पॉलिटिकल अर्थक्वेक की आहट है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि विजय का एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स क्या है, गवर्नर हाउस का वो संवैधानिक पेंच जो उन्होंने फंसाया है, और इसके प्रेसिडेंट्स यानी इसकी पूर्व परंपराएं भारत में कब कब देखी गई हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी तक की बात करूंगा और वो पावर स्ट्रक्चर जिसे तोड़ने के लिए विजय ने अपनी फिल्मी बादशाहत को दांव पर लगा दिया। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम तमिलनाडु को देखते हैं तो तमिलनाडु में सिनेमा का और राजनीति का रिश्ता कुछ वैसा ही होता है जैसा शरीर और आत्मा का होता है। MG रामचंद्रन से लेकर जयललिता और करुणानिधि तक यहां सत्ता का रास्ता हमेशा थिएटर की सीटों से होकर गुजरता है, लेकिन विजय का मामला अलग है, विजय का केस अलग है। आप ध्यान देंगे तो जो पुराने सितारे थे, चाहे वो रामचंद्रन हो, जयललिता या करुणानिधि, वे जिस समय राजनीति में एंट्री करते हैं उस समय राजनीति में एक वैक्यूम था, लेकिन विजय उस दौर में एंट्री करते हैं जब दो दिग्गज DMK और AIADMK पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब यह है कि विजय सिर्फ वोट नहीं मांग रहे थे, वो स्ट्रक्चर बदलने का वादा कर रहे थे जिस पर उन्हें वोट मिला है। उनकी रैलियों में सिर्फ सीटी बजाने के लिए फैंस नहीं आ रहे थे, बल्कि वो बेरोजगार युवा आ रहे थे जो द्रविड़ियन मॉडल के दावों से ऊब चुके थे, जो एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, एंटी नेशनल वादों से, दावों से, नारों से थक चुके थे। आज वो मिडिल क्लास उनकी रैली में जा रहा था जो करप्शन से चिढ़ा हुआ था। जब जनता विकल्प तलाशने लगती है तो सत्ताधारी दलों की नींद उड़ना लाजमी होता है। तो लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया। अगर किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो, यानी कि कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी ना प्राप्त करे, अगर सरकार बनाने को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो आखिरी फैसला करेगा कौन? क्योंकि गवर्नर ने 2 बार वापस किया है। क्या गवर्नर फैसला करेंगे, राजभवन फैसला करेगा, या विधानसभा पर बहुमत का फैसला होगा? और यही हमें समझना होगा भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, और वो है फ्लोर टेस्ट। सदन के पटल पर टेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कई बार स्पष्ट कहा है कि किसी भी सरकार के पास बहुमत है अथवा नहीं है, इसका फैसला राजभवन में नहीं होगा, विधानसभा के फ्लोर पर होगा। और इसमें सबसे बड़ा जजमेंट था SR बोम्मई का।
1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेजॉरिटी का फैसला सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होता है। बहुमत का जो टेस्ट है वह लोकतंत्र में इलेक्टेड हाउस के अंदर ही होना चाहिए, यानी गवर्नर यह तय नहीं कर सकता किसके पास सपोर्ट है किसके पास नहीं है। अंतिम फैसला फ्लोर टेस्ट से ही होगा। बाद में जगदंबिका पाल का केस होता है यूपी में, कर्नाटका में जब क्राइसिस होती है, येदुरप्पा के समय में, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जब पिछली बार प्रॉब्लम होती है, सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को दोहराया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहती है कि सत्ता का असली टेस्ट विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं होना चाहिए। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है कि अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो सरकार कैसे बनती है। भारतीय संविधान इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देता है। अब यहां पर आता है डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकारी शक्तियां। इसीलिए कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सामान्यतः 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि चुनाव पूर्व गठबंधन को बुलाया जाए। अगर चुनाव के पहले कोई गठबंधन था और वो मेजॉरिटी जैसी नंबर्स ला रहा है तो उसे प्राथमिकता मिलती है। दूसरा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए। अगर कोई अलायंस मेजॉरिटी में नहीं है तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाता है। तीसरा होता है पोस्ट पोल अलायंस का, जहां पर चुनाव के बाद कई पार्टीज मिलकर मेजॉरिटी साबित करती हैं। और चौथी संभावना होती है आउटसाइड सपोर्ट मॉडल का, जिसमें कोई पार्टी बाहर से सपोर्ट देकर के सरकार बना देती है। अब अगर आप इतिहास के तौर पर देखें तो मैं आपको याद दिलाऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 1996 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया। बीजेपी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है, महज 13 दिन में सरकार गिर जाती है। यानी कि लार्जेस्ट पार्टी होना पर्याप्त नहीं था। फिर आता है 1998, सेम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने आते हैं। उस बार राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनवाइट नहीं किया, केवल उन्होंने कहा सपोर्ट लेटर दीजिए, पहले हमें कोएलिशन का प्रूफ दीजिए और मेजॉरिटी का एविडेंस दीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन अपनाया। और यही कारण था कि वर्षों बाद भी गवर्नर्स और जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार डिबेट के कारण बनते रहे। शंकर दयाल शर्मा का मॉडल और KR नारायणन का मॉडल। लेकिन टेक्निकली उनके पास डिस्क्रिशन होता है कि अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं है तो वो डिसाइड करें कि किसे पहले बुलाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट फ्लोर टेस्ट है वही डेमोक्रेसी का बेस है। और इसीलिए तमिलनाडु में मौजूदा कंट्रोवर्सी केवल विजय या टीवीके की कहानी नहीं है, ये उस बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का हिस्सा है जहां सवाल उठता है कि क्या इलेक्टेड हाउस सर्वोच्च है या पॉलिटिकल प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स अपने मन से मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग सवाल और आता है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं विजय से खतरा महसूस कर रहे हैं और साथ आ सकते हैं, तो मुद्दा यह है कि वो खतरा महसूस क्यों कर रहे हैं। यानी कि विजय उन दोनों के लिए खतरा है और विजय वास्तव में दोनों के वोट काट रहे हैं। डीएमके का कोर सपोर्ट है द्रविडियन आइडियोलॉजी, माइनॉरिटीज और वेलफेयर पॉलिटिक्स। वहीं एआईएडीएमके का सपोर्ट बेस है एंटी डीएमके वोट, लिगेसी कार्डर नेटवर्क और रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लेकिन विजय क्या कर रहे हैं, विजय कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा इमोशन पर खेल रहे हैं। वे यूथ फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर कर रहे हैं, एंटी करप्शन का नैरेटिव चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात वे खुद को आउटसाइडर बता रहे हैं, वे अपने आप को राजनीति से बाहर ही बता रहे हैं। यानी वो ट्रेडिशनल द्रविडियन पॉलिटिक्स से बाहर की पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों एस्टैब्लिश्ड पार्टीज बहुत नर्वस हैं और शायद साथ भी आ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल अर्थमेटिक बिगड़ा तो 2 बड़े स्तर पर रेजिग्नेशन भी वहां पर हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये क्लेम देखें, शायद पूरी तरीके से सच हो या ना हो, क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि तमिलनाडु में और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी का नैरेटिव है वो बहुत तेज़ी से इस समय चलाया जा रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ़ायदा किसको देती है यह समझिएगा, यह हमेशा उसको फ़ायदा देती है जो नेता बदलाव का चेहरा बन रहा होता है। याद कीजिएगा केजरीवाल को। और अब तमिलनाडु में वही है विजय। तो विजय
के बारे में भी समझिएगा। विजय सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक तरीके से सीरियस स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अभी तक विजय को सिर्फ एक फिल्म स्टार मानते हैं, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में करिश्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और विजय के पास है वो करिश्मा। और सिर्फ करिश्मा ही काफ़ी नहीं है, तो सवाल यह है कि क्या उनके पास स्ट्रेटेजी भी है। तो देखिए, विजय बहुत केयरफुली अपनी पॉलिटिकल इमेज बिल्ड कर रहे हैं। वो डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम्स पर नहीं जाते हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स पर बहुत कम कमेंट करते हैं और रीजनल प्राइड को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। वे साइमल्टेनियसली वेलफेयर, गवर्नेंस, यूथ इश्यू, करप्शन जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, यानी कि एक वो ब्रॉड कोएलिशन तैयार कर रहे हैं, एक ब्रॉड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। अगर किसी नेता को तमिलनाडु में सक्सेसफुल होना है तो उसे सिर्फ जाति के इक्वेशन से काम नहीं चलता, वहां पर इमोशनल इक्वेशन बहुत मायने रखती है और वो समझनी होती है, और विजय यही कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका फैन नेटवर्क, और यह फैन नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण रूप से केवल फैन के लिए नहीं, ये पूरी की पूरी तरीके से समाज से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। भारत में शायद ही कोई ऐसा दूसरा पॉलिटिकल मूवमेंट हो जिसके पास पहले दिन से लाखों कमिटेड वॉलंटियर्स मौजूद हों, और यही वजह है कि टीवी को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लाइटली नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु दशकों से दो ध्रुवीय राजनीति का केंद्र रहा है। अब पहली बार एक थर्ड फोर्स वहां पर आई है। अगर टीवी के आगे आने वाले चुनावों में भी 15 से 20% वोट, इतने वोट भी ले आता है तो दक्षिण की राजनीति का पूरा गणित बदल जाएगा। गठबंधन की शर्तें बदलेंगी, जातिगत समीकरण टूटेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स है उसके पारंपरिक ढांचे को चुनौती मिलेगी। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि विजय को राजभवन में एंट्री मिली या नहीं, सवाल ये है कि क्या राजभवन के गेट से वापस आते समय विजय ने तमिलनाडु के सत्ता की चाबी अपने नाम कर ली या नहीं। इतिहास गवाह है, जिसे रोकने की जितनी कोशिश की गई है, जनता ने उसे उतना ही सर पर बिठाया है। क्या विजय तमिलनाडु के अगले गेम चेंजर बनेंगे या सिर्फ एक फिल्मी सितारे का राजनीतिक डांवाडोल करियर होगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको लगता है कि क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक नया नैरेटिव लिख रहे हैं या लिख चुके हैं और भविष्य विजय का है। क्या आपको लगता है विजय को विजयश्री जरूर मिलेगी। अपने विचार अवश्य कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे P2I बैचेस से जुड़ सकते हैं। आपके पास एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट 10 मई है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले PK Live कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको एक आकर्षक डिस्काउंट भी अवश्य मिलेगा। तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। यह वीडियो एक पूरी राजनीतिक चर्चा को समझने का प्रयास करने के लिए था। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।